हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस यूट्यूब क्लास में। और हाँ, आपको पता होगा हम यहां पे देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में ये सेकंड पेपर ऑलरेडी हो चुका है, ये फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर में सेकंड लेसन में हम देख रहे थे कि तुलनात्मक राजनीति का विकास किस तरह से हुआ है, उसका जो चरण है वो हमने देखे। तो 3 चरण देखे थे। तो इससे पहले हमने जो देखा था, उससे पहले हमने देखा था कि तुलनात्मक राजनीति में युद्धोत्तर विकास है उससे पहले, यानी युद्ध से पूर्व जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर तक, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर तक कहने का मतलब इसमें राजनीति के अंतर्गत अरस्तु, मैकियावेली, बहुत सारे विद्वान हुए हैं और उनकी जो दर्शन, उनकी जो अध्ययन पद्धति है, उन्होंने उसमें बहुत सारी अच्छी कह सकते हैं तुलनात्मक रूप में व्यवस्था की है। जैसे अगर बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु ने एक खुद की जो बुक थी पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के निर्माण में 158 देशों के संविधानों का वर्णन किया था। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी राजनीति के अंदर तुलनात्मक विकास या तुलनात्मक अध्ययन शामिल था, क्योंकि अरस्तु ने पॉलिटिक्स के लिए 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। तो ऐसे ही हम बात करें यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति में युद्धोत्तर विकास की, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक भी राजनीति का विकास हो चुका था, ठीक है ना, और तुलनात्मक रूप में हुआ था। लेकिन अभी हम बात करें जो सेकंड पॉइंट आता है कि जैसे देखो, मैंने कहा था कि तुलनात्मक राजनीति का विकास 3 स्टेप में हुआ है। कितने स्टेप में हुआ है? 3। एक तो हुआ था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर तक तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ। और अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपके सामने ही है। ये दूसरा पॉइंट है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत युद्धोत्तर, यानी युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आज के पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुलनात्मक राजनीति में विकास किस तरह से हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे बुक के एक पेज को यहाँ पे आपके सामने रखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जबकि तुलनात्मक राजनीति का जब भी प्रश्न आता है तो एक विद्वान का नाम जरूर आता है, वो यहाँ पे लिखा है जी.के. रॉबर्ट्स। कौन? जी.के. रॉबर्ट्स। तो जी.के. रॉबर्ट्स ने लिखा है कि द्वितीय महायुद्ध के उपरांत 2 धाराएं प्रवाहित हुई थी कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को एक तो विस्तृत किया गया और तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र और ज़्यादा बड़ा हो गया, यानी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति को क्षेत्र को अध्ययन करने की दृष्टि से बड़ा हो गया। अब इसमें जो 2 धाराएं थी तुलनात्मक राजनीति के अंदर, तो पहली धारा में कला और पद्धति के विषय में आत्मचेतना की प्रवृत्ति और उनके विद्वानों का इस क्षेत्र में ज़्यादा विकास हुआ। यानी तुलनात्मक राजनीति की सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की अगर बात करें, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि इस क्षेत्र के अंतर्गत यानी पद्धति, तुलनात्मक पद्धति हुई, उसका विकास हुआ। आत्मचेतना की प्रवृत्ति के साथ साथ विद्वानों ने आत्मा परीक्षण, कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब 2 सरकार या 2 देशों की गवर्नमेंट या संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अब समय बदलने के बाद जो राजनीति की जो दार्शनिक थे, उन्होंने आत्मचेतना और व्यवहार को भी प्रमुखता दी राजनीति के अंदर। तो ये तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बढ़ गया क्योंकि व्यवहारिक दर्शन है वो उसमें शामिल हो गया। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि युद्धोत्तर के बाद तुलनात्मक राजनीति के विकास में किस विद्वानों ने सहयोग दिया है। तो हम यहाँ पे बात करें, हेक्सर, मैक्रेडिस, बियर एंड उल्मस आदि विद्वान थे। तो इन लेखकों ने पर्याप्त आत्म जागरूकता की मात्रा से तुलनात्मक विधि का या तुलनात्मक जो टेक्निक, जो मेथड है, उसका प्रयोग किया। यानी उन्होंने अपने अध्ययन क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया और उनका उद्देश्य यह रहा कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का उपयोगी अध्ययन प्रस्तुत किया जाए। वस्तु तो इसी चरण से संबंधित विद्वानों ने संस्थात्मक तुलनाओं के साधनों का या उस साधनों पर जोरदार तरीके से इस्तेमाल करने की व्यवस्था करी और अधिक से अधिक अध्ययन प्रस्तुत करने की योग्यता उसमें आ गई थी। तो ये सभी जो लेखक थे तुलनात्मक राजनीति के अंदर युद्धोत्तर विकास के बाद, इन लेखकों की तुलना के महत्व को विभिन्न समस्याओं जैसे एरिया स्टडी, सविनय उपागम, संस्थागत या प्रकारीय तुलनाएं, यानी कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति में और नए नए क्षेत्र आते गए और तुलनात्मक राजनीति का विकास होता गया। और वे क्षेत्र कौन से थे? एरिया स्टडी को ध्यान में रखते हुए संस्थागत अप्रोच यानी क्वालिटेटिव अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल एंड फंक्शनल कंपैरिजन, और नेक्स्ट समयानुमूलक यानी समस्या अनुमूलक रुझान, जो समस्या थी उसको जड़ से उखाड़ने के लिए उसके ऊपर भी तुलनात्मक रूप में अध्ययन किया गया कि ये क्यों होता है, और तुलना हेतु सामान्य सिद्धांतों का निर्माण इत्यादि सामान्य पद्धति समस्या को भली प्रकार परिचित कर निकटता से संबंधित किया। यो मतलब हम कहें कि तुलनात्मक राजनीति है वह समय दर समय बढ़ती गई। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र संकुचित था, कुछ जैसे 2 सरकारों का अध्ययन ही किया जाता था कि इसमें क्या अंतर है।
लेकिन जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बढ़ता गया, तो अध्ययन क्षेत्र भी बढ़ता गया और जो विद्वान थे, इसके लेखक थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपने अध्ययन में शामिल किया और इस तरह से अब हर एक पहलू पर तुलनात्मक अध्ययन होने लग गया था। फिर बात करें कि विकास के इस चरण के साथ ही तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से बाहर राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक समाजशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित नई अवधारणा विकास होने लगी। अब राजनीति है वो तुलनात्मक रूप में तो थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका आधुनिकीकरण होता गया और इसका आधुनिकीकरण होने से हर राजनीति के पक्ष पर विश्लेषण और उस राजनीति क्षेत्र का समाजशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी विचार विमर्श होने लग गया। तो इसके परिणाम स्वरूप जब इस तरह से अध्ययन क्षेत्र में विकास हुआ, तुलनात्मक विकास होता गया, तो इसके परिणाम स्वरूप तुलनात्मक विश्लेषण में प्रत्यक्षीकरण पद्धति, मॉडल व व्यवहारवादी सिद्धांतों के में कृत्रिमता की वृद्धि हुई। यानी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली या कुछ अपने विद्वानों के द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ाने में कुछ योगदान दिया, कुछ प्रस्तुत किए गए। यद्यपि इसका मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान के सामान्य स्वरूप में सुधार करना था, किंतु अंततः इसमें तुलनात्मक राजनीति में लाभान्वित हुई। क्योंकि आपको ध्यान होगा, आपने पहले भी देखा होगा कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान ही क्यों कहते हैं, तो उस विज्ञान शब्द को प्रस्तुत करने के संदर्भ में विद्वानों ने तुलनात्मक अध्ययन को ज़्यादा से ज़्यादा तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। तो राजनीति के इसी परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक राजनीति है वो वृद्धि हुई। किसने? तुलनात्मक राजनीति। नेक्स्ट बात करें, जैसे मैंने तीसरा स्टेप कहा था, ठीक है ना, यानी जो तुलनात्मक राजनीति वो 3 चरणों में हुआ। पहला सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ये कि तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान स्वरूप, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर वर्तमान स्वरूप से पहले तक क्या क्या तुलनात्मक राजनीति के तौर पे वृद्धि हुई। और अब हम बात करें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक राजनीति किस तरह की है और इस दौरान क्या क्या विकास हो रहा है, ये आप समझ रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं फिलहाल। तो अब आगे हम देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट देखिए कि तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण, यानी जो कह सकते हैं कंपैरिजन पॉलिटिक्स है, उसमें वर्तमान चरण के अंतर्गत राजनीति में क्या विकास हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि तुलनात्मक राजनीति के जो वर्तमान के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का महत्व और उसके बारे में बताने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए डेविड स्टन, आमंड, कॉलमैन, कॉर्डाइस, जे.बी. पॉवेल, हेराल्ड लॉसवेल, रॉबर्ट डहेल, एडवर्ड स्टिल, हैरी एक्सटन, डेविड एप्टर, लुसियन पाई और माइनर विनर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको 2 विद्वानों के नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखने, डेविड स्टन, आमंड, ठीक है ना। और एक यहाँ पे और विद्वान है जिसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हेराल्ड लॉसवेल और रॉबर्ट डहेल। तो ये आ ही रहते। तो ये विद्वान अगर आपको ध्यान है, बीए फर्स्ट ईयर में आपने देखा था कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का विकास कैसे हुआ और किन विद्वानों ने उसमें उस व्यवस्था पर जोर दिया। तो ये जो डेविड स्टन यही थे जिसने व्यवहारवादी उपागम की स्थापना की, या इसके जनक भी माने जाते हैं। तो अब हम बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक राजनीति का विकास, तो इसमें भी इन्हीं विद्वानों का योगदान है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति कहीं ना कहीं व्यवहारिकता से संबंधित, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुभविक साक्ष्यों को मौजूद किया गया है। क्योंकि पहले के समय क्या था कि तुलनात्मक राजनीति मतलब कुछ देशों का या कुछ संस्थाओं का अध्ययन ही किया जाता था, लेकिन वर्तमान में उन संस्थाओं से संबंधित जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में क्या परिवर्तन होते हैं, उस व्यक्तियों की उन संस्थाओं से क्या व्यवहार है, वो क्या अनुभव करते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति है अब ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक और अनुभववादी होगी। अब उसमें तुलनात्मक राजनीति में अनुभवों को भी महत्व दिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि डेविड स्टन और आमंड डाइस ने तुलनात्मक विश्लेषण को एक वृत्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया है और व्यवस्थावादी सिद्धांत की दृष्टि से प्रतिपादित भी किया है। इस व्याख्या सिद्धांत द्वारा आज न केवल सामाजिक व्यवस्थाओं की तुलना हो सकी है, वरन राजनीतिक व्यवस्थाओं की भी तुलना होती है। तो कहीं ना कहीं तुलनात्मक राजनीति ने सामाजिक परिदृश्य को भी बदल दिया है और इस तरह से परस्पर संबंधित सभी तत्वों में विभेदीकृत समुच्चय में परिभाषित नई राजनीतिक इकाइयों का समावेश हो चुका है। तो अधिकांश जो अमेरिकी राजनीतिक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने तुलनात्मक राजनीति के शब्द भंडार में भी वृद्धि की है, ठीक है। और जिसमें हम सबसे प्रमुख देखते हैं डेविड स्टन, जिसने इनपुट
और इन आउटपुट यानी निवेश और निर्गत जैसे कुछ मांगों को प्रस्तुत करके और इसको अध्ययन को विस्तृत के व्यवस्थित किया है। और मांग, समर्थन, पर्यावरण, फीडबैक, मूल्य आदि शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रही है तो BA फर्स्ट ईयर में देखना कि डेविड स्टर्न ने व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवाद में क्या लक्षण बताए, तो ये लक्षण यहाँ पे प्रतीत होते हैं। आमंड की बात करें तो आमंड ने निवेश निर्गत कार्यों के समूह दिए गए हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने निवेश और निर्गत कार्यों के समूह बताए हैं। और डाइस ने संचार संबंधी विशिष्ट भाषाओं को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लागू करने के लिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से शब्द कौन से हैं, श्रोणबार, लाभ, उत्तेजना पाने वाले विभिन्न प्रकार के कोष्ठ और आमंड। तो आमंड के अनुसार इन शब्दावली के प्रयोग का प्रयोजन एक प्रकार की सर्वव्यापकता प्राप्त करना था। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से प्रयुक्त जो प्रयुक्त शब्द थे, ठीक है ना, तो ये शब्द कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किसी भी प्रकार की राजनीति इकाई, चाहे उसका आकार, काल या विकास की मात्रा या अथवा अन्य कुछ भी कारण हो, लेकिन इसको हम ज़्यादातर देखें तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा राजनीति में नए शब्दों को गठित करना, उसकी विस्तार, व्यवस्था और क्षेत्र को बढ़ाना राजनीति विकास में काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है, हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो तुलनात्मक राजनीति है, ठीक है ना, वो आप समझ गए हैं। तुलनात्मक राजनीति को आप समझ गए हैं। तो अब हम तुलनात्मक राजनीति का विकास 3 चरणों में हुआ, जो मैंने बता दिया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या गतिविधि या क्या विस्तार रहा है। लेकिन अब हम इसको यहाँ पे देखने से पहले एक चीज़ यहाँ पे गौर से आप समझ लीजिए कि वर्तमान युग में शोधकर्ताओं ने जो पद्धति अपनाई है और शोध तकनीक और संकल्पनाओं को, जो सिद्धांतों को अपने अंतर्गत शामिल किया है, तो राजनीति के विकास में भी ये हुआ है। और इसमें हम ध्यान रखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति का सबसे अधिक विकास कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, तुलनात्मक राजनीति का सबसे अधिक विकास कब हुआ था, 1969 में, ठीक है ना। और 1969 को टॉलरी राउट टेबल ने प्रारंभ, या उस समय से टेरिनो राउंड टेबल ने ये इस व्यवस्था का या इस के दौरान से ये ज़्यादा प्रभाव या विकास हुआ था। और जिसका मूल उद्देश्य, यानी इस विद्वान का मूल उद्देश्य था तुलनात्मक विश्लेषण हेतु तर्क संगत और वैज्ञानिक आधारों को खोजना। तो मैंने पहले ही कहा था कि राजनीति को वैज्ञानिक बनाने के संदर्भ में विद्वानों ने तुलनात्मक अध्ययन का सहारा लिया, और यही तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान देता है। और ये खोज के कारण इस दृष्टि से सॉर्टोरी का एक निबंध था कि कॉन्सेप्ट ऑफ मिस फॉर्मेशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है वह आप ध्यान रखेंगे किसकी, सॉर्टोरी की पुस्तक है। और इस बारे में इनकी पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हॉल्ट टर्नर द्वारा स्थापित एक पुस्तक है, द मेथोलॉजी ऑफ कंपैरेटिव रिसर्च। प्रोजेस्की और पुणे की एक रचना है, द लॉजिक ऑफ कंपैरेटिव सोशल इंक्वायरी, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी आपको पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति के विकास से जुड़ी कुछ पुस्तक या उनके विद्वान तो पहले बता दिया, उनसे जुड़ी पुस्तक कौन कौन सी है, तो ये आपको पुस्तक बताई है 1, 2, ठीक है, और ये 3 पुस्तक हैं जो तुलनात्मक राजनीति से जुड़ी हुई है। तो अब हम शॉर्ट में देखें तुलनात्मक राजनीति का विकास किस तरह से हुआ है। तो देखिए संक्षेप में, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में आज उन लेखकों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है जिन्होंने अपने अध्ययन क्षेत्र में विकासशील देशों को शामिल करके अपने विशेष क्षेत्र में विस्तार किया है। कहने का मतलब है कि वे विद्वान जो राजनीति को ज़्यादा से ज़्यादा तुलनात्मक बनाने में योगदान दिए, उन विद्वानों का योगदान सराहनीय है। तो तुलनात्मक राजनीति का विकास और ये क्षेत्र क्यों बढ़ा, क्योंकि विद्वानों ने विकासशील देशों के अध्ययन या विकासशील देशों की परिस्थितियों को भी शामिल किया था, ठीक है। और इन विकासों के फलस्वरूप सिडनी वर्बा और इस बात की प्रस्तुत किया कि तुलनात्मक राजनीति में बहुत से सिद्धांतों के साथ क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो सिडनी वर्बा का योगदान स्थान है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो यथावत वर्णन में अपेक्षा सैद्धांतिक दृष्टि से अन्य समस्याओं का विवेचन, एक केस के स्थान पर कई दृष्टि से शासन की औपचारिक संस्थाओं से परे राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका राष्ट्रों का विश्लेषण था। तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति के विकास में विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन विद्वानों ने कुछ पिछड़े और विकासशील देशों को भी अपने अध्ययन में शामिल किया और इनके अध्ययन से व्यावहारिक
अध्ययन पद्धति को जोर मिला और विस्तार, इसके तुलनात्मक राजनीति का विस्तार क्षेत्र और विस्तारित होता गया और इस वजह से राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक क्रियाकलाप में वृद्धि हुई इसके अध्ययन क्षेत्र का। और साथ ही साथ पश्चिमी यूरोप, एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का विश्लेषण तुलनात्मक राजनीति में करने से इसका और ज़्यादा विकास हो गया। अब ये तो आपने समझ लिया कि तुलनात्मक राजनीति का विकास किस तरह से हुआ, किन सरने में हुआ, लेकिन अब हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विकास से क्या प्रभाव पड़ता है। तुलनात्मक राजनीति के विकास से क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपके सामने नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीति के विकास का प्रभाव। तो तुलनात्मक राजनीति से क्या प्रभाव हुआ है, क्या इफेक्ट पड़ा है, वो हम देख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तुलनात्मक राजनीति से जो डेवलपमेंट या जो विकास हुआ है इसको पॉइंट से हम देखते हैं। 3 पॉइंट आपके सामने रहेंगे। पहला, गैर पश्चिमी तथ्यों की उपलब्धि, व्यवहारवादी आंदोलन, समाजशास्त्रीय प्रभाव, बौद्धिक व्यवस्थाओं के लिए खोज। तो जिस तरह से तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ है तो इसका बहुत व्यापक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो इसका पहला पॉइंट हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और ये जो पहला पॉइंट है, गैर पश्चिमी तथ्यों की उपलब्धि। गैर पश्चिमी विकासोन्मुख राष्ट्र यानी वे राष्ट्र जो विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकासशील है वर्तमान में, तो गैर पश्चिमी विकासशील राष्ट्रों में पश्चिमी संरचनाओं जैसे नौकरशाही, राजनीति दल, दबाव समूह, अन्य संसदीय संस्थाओं के प्रयोग के कारण अमेरिकी और यूरोपीय धाराओं के विभिन्न परिणामों की उपलब्धि हुई है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जैसे भारत है तो भारत एक विकासशील देश है, तो इस भारत के विकासशील देश ने दूसरे देशों का कंपैरिजन तौर पे बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया है। जैसे बात करें अमेरिका में के राजनीतिक दल कैसे हैं, ठीक है, दबाव समूह कैसे हैं, बाकी संसद की व्यवस्था कैसी है, तो कहीं ना कहीं तुलनात्मक राजनीति से हमने दूसरे देशों के दिन पद्धति, व्यवस्था, संरचनाओं को देखा और उनका कुछ हद तक अपनी राजनीति, अपनी सरकार, अपनी यहाँ की जो व्यवस्था है राजनीति की, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो ये कब हुआ, क्योंकि कुछ विकासशील देशों में पश्चिमी देशों का अनुसरण किया। तो ये कब हुआ, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति थी। तुलनात्मक राजनीति में हम अलग अलग देशों की सरकारों का अनुभव और अध्ययन करते हैं, तो किसी देश की जो राजनीति वो काफ़ी डेवलप है, मॉडर्न है, तो उसका स्वाभाविक ही असर दूसरी राजनीति पर पड़ता है। तो इस तरह से ये एक प्रभाव पड़ा, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का प्रभाव। पहला प्रभाव कि पश्चिमी देशों की उपलब्धि से अन्य जो विकासशील देश था उनकी राजनीतिक संस्था या कह सकते हैं कि मूल जो परिवर्तन इसमें देखे जाते हैं। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति का विकास, व्यवहारवादी आंदोलन। बिल्कुल, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि परंपरागत राजनीति के बाद व्यवहारवादी राजनीति हुई। तो व्यवहारवादी राजनीति का मतलब ये है कि तुलनात्मक परंपरागत राजनीति से जुड़े जो विद्वान थे उनके उस समय के जो विचार, जो सिद्धांत थे वो संतुष्टिजनक नहीं थे वर्तमान के समय में। तो अन्य विद्वानों ने जो आंदोलन चलाया, व्यवहारवादी आंदोलन, जिसमें व्यवहारक या व्यवहारवाद को ज़्यादा महत्व दिया गया राजनीति में। तो अब इसमें देखिए, व्यवहारवादी आंदोलन से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन किया जाता था। बिल्कुल, पहले जो राजनीतिक संस्था थी उसका एक फॉर्मेलिटी तौर पे अध्ययन होता था कि फलाने देश में ये व्यवस्था है तो यहाँ पे ये होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो राजनीतिक संस्था थी उसको देखा गया और ये समझा गया कि इन संस्थाओं से लोगों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं, राजनीति किस हद तक प्रभावित होती है। तो ये लोगों ने जब राजनीति में व्यवहार को प्रमुखता दी गई, उस समय से ही राजनीति है वो व्यवहारवादी होगी, यानी व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप कई अध्ययन पद्धति और राजनीतिक प्रक्रियाओं के अनौपचारिक पक्ष जैसे लोकमत, मतदान, व्यवहार, हित समूह, दबाव समूह के अध्ययन का प्रभाव स्पष्ट देखा गया। यानी अब वाली अगर हम देखें राजनीति तो इसमें हर एक व्यवस्था या संस्था का प्रभाव पड़ता है। जैसे मतदान, अब मतदान को अगर देखें तो लोग किस कारण से प्रभावित होते हैं, किस कारण से लोग मतदान ज़्यादा करते हैं, किस कारण की वजह से नहीं करते हैं, ये जानने के लिए हमें लोगों के व्यवहार को समझना होता है। जैसे इसके साथ साथ हित समूह और दबाव, तो कहीं ना कहीं हमने लोगों के व्यवहार को महत्वता दी राजनीति के अंदर, और यही समय था जब व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये दूसरा प्रभाव हुआ कि राजनीति में व्यवहार ज़्यादा महत्व हो गया। तीसरा प्रभाव जो देखा गया तुलनात्मक राजनीति से वो है समाजशास्त्रीय प्रभाव। तो इसके लिए टेलकॉट, पार्सन, सिल्स आदि समाजशास्त्रियों ने राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। तो आप ध्यान रखना कि ये विद्वान जिन्होंने प्रभावित किया है, और इसमें डेविड स्टन भी है, डाइस, आमंड, यह मानने लगे कि राजनीतिक संस्थाओं के यथाप्रक अध्ययन के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि और पर्यावरण का अध्ययन भी जरूरी है।
तो इस तरह से इसको शामिल करने से तुलनात्मक अध्ययन जो है वो काफ़ी विस्तृत होता गया। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है कि तुलनात्मक राजनीति के वजह से क्या प्रभाव पड़ा। चौथा प्रभाव है बौद्धिक व्यवस्थाओं के लिए खोज। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ा कि बौद्धिक व्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया गया, उसकी खोज के प्रयत्न किए गए जब तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ। अब समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय धारणाओं व अध्ययन योजनाओं पर निर्भर सैद्धांतिक प्रयोग सामान्य बात हो गई थी, क्योंकि अब एडवांस हो चुका था। तो इसी कारण राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक भूमिका, राजनीतिक समाजीकरण आदि नई धारणाओं का चलन और अध्ययन खूब होने लग गया। और जिस तरह से नई नई व्यवस्था और नई नई अध्ययन पद्धति राजनीति में शामिल हुई, और ये क्यों हुई, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन क्षेत्र का विकास हुआ। तो तुलनात्मक अध्ययन से कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र है उसकी अध्ययन पद्धति का काफ़ी विकास हुआ। तो अब आप ये सेकंड जो पार्ट था उसका सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट आप समझ गए हैं कि तुलनात्मक राजनीति का विकास किन चरणों में हुआ और उसका राजनीति पर या समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आगे हम वीडियो में इससे आगे वाला पार्ट देखेंगे। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये प्रश्न स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग लेसन के तो एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके जो बाकी फ्रेंड्स से जो ध्यान नहीं दे रहे उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम सबके इक्वल होता है, समान होता है। तो आपका एक कहते हैं ना कि अच्छा काम ये होता है कि ज्ञान को आगे बढ़ाना होता है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ठीक है ना। और मिलेंगे नए वीडियो में अपने आगे वाले लेसन को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।